बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज हम जो शो कर रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। अच्छा, ख़ास क्यों? क्योंकि आज हमने थोड़ा सा मिक्स प्लेट करना है। आज हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ फ़न एलिमेंट भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हंसते बोलते भी लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत ही काम की बातें भी करेंगे। काम की बातों से हमेशा आगाज़ करेंगे। काम की बातें ही अच्छी चीज़ होती हैं। करना क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं, सायरा कबीर का ये प्लेटफॉर्म, ये है ज़िंदगी। आप तमाम लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया होता है, कुछ अचीव किया होता है, उनको हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आएँ, दुनिया के साथ शेयर करें उन्होंने क्या कुछ किया है। और इसी तरीके से आज हमारे पास एक टीम आने वाली है जिन्होंने हमें, बीइंग अ पाकिस्तानी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने हमारा सर ऊंचा किया है। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसने इज़ द फर्स्ट ऑफ द काइंड। इनफैक्ट मैं जब उनके बारे में आपको बताऊंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी ना, यू बी रियली प्राउड ऑफ देम टू, जस्ट नोइंग कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये स्टूडेंट्स आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह के अपकमिंग स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो भी यहाँ आ सकते हैं, बता सकते हैं, दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं कि वो क्या क्या कर चुके हैं। इस पर मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। ये डिस्क्लोज़ मैं उसी वक्त करूँगी जब हमारे पास मेहमान आएंगे, उनकी पूरी टीम आएगी, ताकि उनसे डिस्कस करें हम। आज बातें तो बहुत सारी करेंगे हम, ये तो एक एलिमेंट हो गया। जो उसके बाद वाला टॉपिक है, जो जब हमारे मेहमान चले जाएंगे, हम फिर क्या करने वाले हैं, वो ये कि आजकल एक हवा चली है। और वो हवा आप सोच रहे हैं किस किस्म की चली है? हवा चली है दूसरी शादी की। वैसे तो आप जानते हैं बहुत सारे मेहमान आते हैं हमारे पास और हमेशा ये बोलते हैं कि दूसरी शादी की ख्वाहिश हर आदमी रखता है। इस पर अगर आप अग्री करते हैं ज़रूर बताइए, अगर नहीं अग्री करते तो वो भी बताइएगा। और अगर ख्वाहिश रखते हैं किसी को मौका मिल जाए तो वो कर भी लेते हैं। मौके की तलाश होती है हर इंसान को, अगर मौका मिल जाता तो कर लेते हैं। आज इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि दूसरी शादी करना क्या अच्छी बात है, आई मीन क्या सुकून की बात है, आपकी ज़िंदगी कैसी रहती है दूसरी शादी के बाद। ऑल्सो एक नया ट्रेंड है कि दूसरी जब शादी करते हैं तो पहली बीवी से छुपाया जाता है, क्योंकि एज़ पर पाकिस्तानी लॉ, दिस इज़ व्हाट आई नो ऑफ, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे एक डिबेट भी होता है कि क्यों लें भाई हम इजाज़त, हमें शरीयत बोलता है करो 4 शादियाँ। तो इस पर बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर आज हम अपने शो में करेंगे। कुछ हंसते बोलते करेंगे, कुछ सीरियस तरीके से बोलेंगे, तो कहीं मत जाएगा, क्योंकि वक्त हुआ अभी एक ब्रेक पे जाएंगे। अपने पहले मेहमानों को, फर्स्ट सेट ऑफ मेहमानों को यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे आज के दिन के पहले मेहमान आ चुके हैं। पहले मतलब पहली टीम ऑफ मेहमान आ चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज हम 2 अलग चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आज जो हमारे पास टीम आई है, सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ किया है और कुछ ऐसा किया है जिससे आज हम सब अपना सर फ़ख्र से उठा सकते हैं। मिलवाती हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि हम पहले बताते भी चलूँ, फर्स्ट पाकिस्तान फार्मूला इलेक्ट्रिकल कार बनाया है। देयर स्टूडेंट्स ऑफ नस्ट PNEC। लेट्स वेलकम विद अस, सबसे पहले चूँकि स्पॉन्सर्ड बाय बैंक अल-फलाह है, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली मुस्तनसिर, हु इज़ द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ बैंक अल-फलाह। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। साथ ही हमारे साथ इस पूरे जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फार्मूला कार पाकिस्तान में बनी है, उस हवाले से उनके जो टीम कैप्टन हैं, हु मस्ट हैव ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड उनके हवाले से बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव अब्दुल अलीम, हु इज़ द टीम कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल अलीम? साथ हमारे साथ मौजूद है, चूँकि इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे चीज़ को बनाने में। लेट्स वेलकम, वी हैव विद अस इमरान रियाज मज़ारिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और उसके बाद हमारे पास वैसे तो टीम ऑफ 5 है, अभी 3 से मुलाकात कराएंगे, बाकी तो से भी करवाएंगे। ईच वन हैड देयर ओन रोल्स टू प्ले, हैड देयर ओन इम्पॉर्टेंट बिट इन द एंटायर प्रोजेक्ट। लेट्स वेलकम द डायरेक्टर मैकेनिकल मोहम्मद एहसन लखानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, स्टार्टिंग विद दिस एंटायर थिंग, सबसे पहले आई विल आस्क यू, मुझे ज़रा बताइए, हमारे अब्दुल अलीम टीम कैप्टन, ये इस पूरी चीज़ की कभी सोचा था यहाँ तक पहुँचोगे, ऐसा सब कुछ कर पाओगे इस उम्र में? मैं ऑफ कोर्स नहीं सोचा था,
but when you take start then things happened, I think. पहला कदम उठाते हैं तो पहुंच जाते हैं, बट आई एम श्योर आप लोगों के जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया होगा, राइट? यस, काफ़ी लोगों ने किया हुआ है एंड काफ़ी लोग इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, बट वी आर द वन, शायद में भी गॉड हमसे कुछ ज़्यादा खुश था। गॉड ज़्यादा खुश था, अपने आप को वैसे ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं ये। लेकिन मुझे बताइए, आई मीन ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन कैसे आइडिया, हाउ वाज द आइडिया कंसीव्ड? मैम बेसिकली हम बिकॉज द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग फोरम्स पे कॉम्पिटिशन्स को देख रहे होते हैं कि हाउ वी कैन प्रोसीड नाउ। सो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो टोटल 9 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा होता है, तो उसमें से हमने पिक किया था फ्रॉम द यूएस एंड इसके अंदर आपको एक पूरी कार को डिज़ाइन करना होता है, देन उसको मैन्युफैक्चर करना होता है एंड देन उसको ऑफ कोर्स रेस करना होता है फॉर द इवेंट। तो हमने उसी के लिए किया था। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने पहले इस आइडिया को, हमने इस आइडिया को अपने फैकल्टी एडवाइजर को पिच किया था। उन्होंने क्या बोला? प्रोफेसर आमिर है उनके। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने हमसे काफ़ी कोऑपरेट किया था उसके ऊपर ऑफ कोर्स, बिकॉज जो नेस्ट की ही इज़ वेरी, बिकॉज जो नेस्ट की एडमिन है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके साथ काम करती है, वो इन तरह के प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। That's amazing. सो उन्होंने हमें हमारे साथ काफ़ी गाइडलाइंस दी और उसके बाद फिर हमने इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली स्टार्ट किया। It's take 16 months total. It took you guys 16 months. Yeah. But not bad. यहाँ तक माशाल्लाह 16 महीने में, मैं तो 16 साल में गाड़ी नहीं बना सकती भाई। Okay, Ali Mustansi साहब, how does it feel? Bank Al Falah sponsoring these young talent, the young rising talent, and you guys do a lot of such events and activities with these youth. So, why do you guys get sponsor such young talent? अगर मैं ये पूछूं, is it one of your CSR activities? ये सवाल आतिफ बाजो जो हमारे CEO उनसे किसी ने पूछा था पिछले साल, and everyone thought he'll come out with a very philosophical answer. But all he said was because we should. As a corporate in Pakistan, एक आपकी responsibility होती है. Absolutely. And बड़ा हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है, कहते तो रहते हैं, but टैलेंट लाने के लिए then you have to support them and you have to amplify them and you have to give them the platform. You have to give them the platform. तो ऑब्वियसली जब ये आए थे हमारे पास हैं कि ये पाकिस्तान की पहली फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, सर ओके। किसके पास आए थे बैंक अल फलाह में सबसे पहले? वेल दे who did you call? मैं मरियम आका। अच्छा, एंड वो क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा ओके लेट्स मीट अप, अब दे सपोर्टिव, दे इनवाइट अस फॉर द मीटिंग। अच्छा, वी हैव अ मीटिंग। अच्छा, आप देख रहे हैं वही बात है, जब ये सबसे पहले अब्दुल अलीम ने एक बात कही कि जब आप एक कदम उठाते हैं ना तो फिर आपको आपकी डेस्टिनी आपको खुद ही आगे लेकर जाती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से हट जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। आई मीन हाउ आइडिया तो आ जाता है सबके पास, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में पीपल बैक आउट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड आई पर्सनली फील कि द मोमेंट आप ये कह देते हैं ना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू नीड टू से इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सो आई गेस दैट्स अबाउट इट, राइट? या एब्सोल्युटली। आई मीन आपके रास्ते में नए सेयर्स बहुत होते हैं। आई एम श्योर उन्होंने भी बड़े लोगों से सुना होगा कि कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो, कभी भी नहीं होगा, बड़ा समझते हो अपने आप को। आई थिंक दैट्स वेयर एटलीस्ट वन सपोर्टिव हैंड हेल्प्स। एक्सेलेंट। अच्छा, इमरान की तरफ चलते हैं। इमरान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल बिट, हमेशा से शौक रहा है, ये चीज़ें करते रहे हो या? नहीं, मुझे शुरू से शौक है और मैं इसीलिए मैं इंजीनियरिंग में आया हूँ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था? वो बल्ब जलाई थी बैटरीज पे लगा के? नहीं, सबसे पहले हमने मोटर को टेस्ट किया था। नहीं, बचपन की बात बताएं। अच्छा। वो जो बैटरी से हम सब सर्किट बनाते हैं, सबसे पहले किया था वो? हाँ, मैं बचपन से शुरू से, और घर में भी मतलब इलेक्ट्रिकल के जितने काम होते थे मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ उन कामों में। कितनी दफ़ा घर को शॉर्ट सर्किट कराया है? बहुत दफ़ा, और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में तो बहुत दफ़ा किया है। हाँ, घर से ज़्यादा हॉस्टल में। तो सुन ले हॉस्टल वाले, सबको पता चल गया अब इमरान की वजह से हुआ था जो भी कुछ हुआ था। अच्छा, अब बताएं फॉर द फार्मूला कार, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इलेक्ट्रिकल कार बनाना, अगेन इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ। सबसे मुश्किल जो काम था वो था कि मोटर को टेस्ट करना और बैटरीज को असेंबल करके उसके साथ उसको चलाना। तो ये सबसे बहुत मुश्किल काम था, यानी कि बैटरीज जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अच्छा। जब हमने उसको असेंबल किया, बहुत सारे हमने 120 सेल्स को एक साथ सीरीज इन पैरेलल के कॉम्बिनेशन से जब मिलाया तो वो बहुत डेंजरस। अगर किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाते तो पता नहीं उस वक्त हमारा क्या होना था। तो हमने मतलब पहली दफ़ा जब हमने उसका टेस्ट किया तो हम 24 घंटे हमने मुसलसल काम किया। ओह माय गॉड। और 24 घंटे के बाद फिर हमने इसको टेस्ट किया तो टेस्ट फेल हो गया। हाँ, आई एम श्योर बिकॉज यू सी, जब तक फेलियर नहीं होता उस वक्त तक आपको ये नहीं पता होता कि व्हाट नॉट टू डू।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू डू, ऐसा ही है जी। तो कितनी दफ़ा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए? वो पहली दफ़ा था जिसमें हमने किया, उसके बाद फिर हमने कुछ दोबारा से चेंजिंग्स की, मॉडिफिकेशन की, और उसके बाद दोबारा जब ट्राई किया तो चूँकि आप माशाल्लाह आप लोग यूथ हैं, आप लोग यंग हैं, बहुत सारे बच्चे घर में वैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ों में लगे हुए थे। मेरा अपना वाला बहुत एक्सपेरिमेंटें करता रहता है, लेकिन मैं चाहूँगी आज आपके मुंह से अगर हम ये बाकी लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि बेटा अब घर में कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं जब बिजली का काम करें, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, तो आप क्या बताओगे, क्या बोलोगे लोगों को? नहीं मतलब इस तरह से घर में कोई आम बच्चे जो समझते हैं कि हम कर लेंगे कुछ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेफ्टी की चीज़ें लाजमी यूज़ करें, और उसके बाद जब तक किसी चीज़ का आपको प्रॉपर पता नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, you guys were very careful in the entire now we are careful. You guys were very careful. SN, mechanical bit, oh my god, हमेशा से शौक था गाड़ियों से खेलने का? बहुत ज़्यादा। और हमेशा से था अपनी गाड़ी बनाऊंगा? नहीं, गाड़ी बनाने का एक आइडिया पहले से नहीं था, बट डेफिनेटली जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू की तो उसके बाद एक सबसे पहला आइडिया यही आता है कि एक गाड़ी डिज़ाइन की जाए। ओके, दैट्स अमेजिंग। अब एरोप्लेन पे भी जाएंगे हम नेक्स्ट। मुझे हंसो नहीं, हो सकता है हम एक इलेक्ट्रिकल एरोप्लेन बनाते हैं, हाँ ना? You guys are thinking that ना? See, it's the next step. गाड़ी के बाद हवाई जहाज होना ज़रूरी है। Why not? फिर रॉकेट भी होगा इंशाल्लाह। और why not? Don't you agree with me, Ali? Absolutely. I should tell Mariam एक और कॉल आएगी। Let's be ready for it. इंशाल्लाह। अच्छा, आप ऐसे ना मुझे बताएं इन द इंटायर बिट, अगर मैं आपको बोलूँगी आपकी, वैसे तो आई एम श्योर एवरी डे एवरी मोमेंट जब आप लोग बना रहे थे तो एक लर्निंग थी, लेकिन वर्किंग विद दीज 4 गाइज, क्या व्हाट वाज योर द बिगेस्ट लर्निंग यू डन सो फार? द बिगेस्ट लर्निंग वाज, जो हम ये बोलते हैं कि एक टीम वर्क चाहिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे आके जब एक पूरी टीम साथ काम कर रही थी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट दैट आई गॉट। जो अलग अलग थिंकिंग के लोग होते हैं और अलग अलग सिस्टम्स पे काम किया हुआ होता है, उनको जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उस चीज़ पे जो टीम वर्क चाहिए होता है, जो सबको अंडरस्टैंड करने की एक थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली ट्रू दैट। किसी गेम को खेलने के लिए भी यू नीड टू हैव ग्रेट टीम वर्क एंड ग्रेट थिंकिंग, अदरवाइज वही हाल होता है जो हमारी क्रिकेट टीम का हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इमरान एंड एहसन, थैंक यू सो मच। हमें चूँकि आपके मज़ीद 2 जो आपके टीम प्लेयर्स हैं उनको भी यहाँ पे लेकर आना है, तो आप लोगों को कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हो एहसन, वेरी क्विकली? बस यही है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, डू टेक योर फर्स्ट स्टेप, इट्स नेवर इम्पॉसिबल, you can always continue your ideas and achieve your dreams. Beautiful. Imran, what would your message be? मैं बस यही कहूँगा कि कुछ अचीव करना है तो बी ऑनेस्ट, और दूसरी बात ये कि उस जो आप करने जा रहे हैं वो करते जाएं, हार नहीं माननी, किसी हार नहीं माननी, गिव अप नहीं कहते ना, a man is not finished when he loses, he is finished when he quits. तो do not quit. अब्दुल हलीम टीम कैप्टन हमारे साथ मौजूद है, अभी ब्रेक का टाइम हो गया है। अभी वुड लाइक टू नो कि अब आगे आप लोग जो जिस इवेंट के लिए यूएस जाना चाह रहे हैं उस हवाले से बताइएगा, जिसको बैंक अल-फलाह स्पॉन्सर भी कर रही है। ये तमाम बातें भी साथ साथ चलेंगी। ऑल्सो अली मुस्तनसिर साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाब लूँगी ब्रेक के बाद, विच इज़ लड़के हमारे यहाँ यूजुअली बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक जनरल आइडिया, एक स्टीरियोटाइप जो हुए हुए हैं कि नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। माशाल्लाह यहाँ पे इन लड़कों को देखकर हरगिज़ नहीं लगता है। सो ऑफ कोर्स जब आप लोग स्पॉन्सर भी करते हैं तो आप लोग ये भी तो देखते हैं कौन कितना पानी में है, हाउ टू एवेल्यूएट। अगर आज हमारे पास कोई यंगस्टर देख रहा है, अगर ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि दे कैन अप्रोच यू, व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट इट, एंड वो कोई क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो रख के फिर आप लोग स्पॉन्सर करते हैं, अगर इफ़ यू कैन शेयर सम ऑफ द डिटेल्स। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फार्मूला क्या कार जो बनी है उस हवाले से बातें बताएंगे आपको, हमारे पास एक पिक्चर्स हैं वो भी साथ साथ चलाएंगे और इनकी टीम के 2 और प्लेयर्स को भी मिलवाएंगे। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ आज जो मेहमान है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। पाकिस्तान की फ़र्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रिकल कार बन रही है, इलेक्ट्रिकल फार्मूला कार बन रही है, और ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये फार्मूला 1 कार है, जो वो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं। इसके हवाले से मज़ीद भी बताएंगे आपको। हमारे साथ इनके टीम के, जो कि मैं समझ रही थी फर्स्ट जो 5 है, टॉप 5 यहाँ पे हैं जो डायरेक्टर लेवल लोग हैं, इनकी टीम बेसिकली 19 लोगों की थी, तो उस हवाले से भी बताएंगे। और इतने सारे लोगों ने एक साथ मिल के जब बनाई, वैसे कहते हैं बर्तन भी साथ रखो तो
खनक तो आती है, तो क्या यहाँ पे लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स नहीं हुए होंगे? ये यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुलाकात करवाती हूँ आपकी यहाँ पे, चूँकि किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो उसकी मार्केटिंग इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनके डायरेक्टर मार्केटिंग। लेट्स वेलकम मोहम्मद शारिक वकार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शारिक? अल्लाह का शुक्र। मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जनरली जो अपने घरों से भी काम करते हैं, उनको जो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि उसको मार्केट कैसे करेंगे। जब तक मार्केट नहीं कर पाएंगे तो बेचेंगे नहीं तो आगे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। साथ ही जैसे कि आप सब जानते हैं, हर इम्पोर्टेंट टीम के पीछे एक कम्युनिकेशंस गाय होता है, जो कि हु गिव्स आउट द फाइनल मैसेज टू द पब्लिक। तो ही इज़ द डायरेक्टर कम्युनिकेशंस। वो सोच समझ के चीज़ों को वेरीफाई करके बताता है, तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। तो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द डायरेक्टर कम्युनिकेशन मोहम्मद ताहा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम ताहा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप देख सकते हैं इन सारे बच्चों में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, वैसे बच्चे नहीं कहूँगी, यंग मैन वी हैव हियर माशाल्लाह, बिकॉज इन्होंने बहुत ही बड़ी चीज़ एक अचीव की हुई है। ये लोग बड़े सीधे हैं, अच्छे शरीफ बच्चे लग रहे हैं मुझे। तो अली साहब एक सवाल छोड़ के गई थी, जब भी एक टीम आती है अपने आप को स्पॉन्सर करवाने के लिए, या अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं आपके पास तो आप लोग किस तरीके से असेस करते हैं किसी भी टीम को? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो आसान होती हैं। जब ये आए, इन्होंने कहा ये नस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वी जस्ट हैव टू चेक विद नस्ट, श्योर इनफ दे वर स्टडीइंग देयर, उनके डिपार्टमेंट ने भी कहा कि हाँ ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट उसके बाद टू इवैल्यूएट के बाकी जो ये कह रहे हैं ये कर लेंगे कि नहीं, वो एक रिस्क और एक थोड़ा सा गैम्बल होता है। एंड इनफैक्ट जब ये आए थे हमारे पास, तो दे केम फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू बी स्पॉन्सर्ड। ओके, so हमने कहा यार, if you can do it, then we'll do the entire thing. That's and we'll work with you, but we want to make sure that you can do it. Yeah. अब कह तो हमने दिया, I want to make sure, but again it came down to a little bit of risk at the end. उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले अदनान सरवर के साथ किया, when he said कि मैं फिल्म शाह बनाऊंगा। बिल्कुल। And we figure अच्छा ये अमाउंट हम दे रहे हैं, if it works, if it doesn't, it doesn't. But at least बाद में एक ये फीलिंग नहीं होगी कि कोई आया था for help and we didn't support him. But that's amazing, and I think that's an amazing spirit. You see, because पैसे निकालना आसान नहीं है, और वो एक हमेशा जब आप पैसे निकाल के किसी और को देते हैं ना, तो वो एक लेवल ऑफ रिस्क होता है। अपने इंसान अपने साथ भी कोई प्रोजेक्ट करता है तो there's a certain level of risk. जब आप कोई और कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिस्क बढ़ जाता है। So I really would say wow to Bank Al Falah for taking such an initiative and giving this young talent the platform to go ahead, and encourage this and supporting this. अच्छा जी, अब्दुल अलीम, आपसे एक सवाल मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी कि अभी मुझे बताएं गोइंग फॉरवर्ड एक जो यूएस में कंपटीशन है, उस हवाले से थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। मैम, जो कंपटीशन है वो फ्रॉम 15 to 18 जून है इन लिंकन नब्रास्का, यूएसए के अंदर। So the group of 19 people is also going there, inshallah. And उसमें काफ़ी stages होती हैं. First of all, you have to perform in the static events. Okay. And then after the clearing of the static events, then आपको dynamic के लिए perform करना पड़ता है। मतलब आप ये नहीं है कि गाड़ी ओके हमारी वर्किंग कंडीशन में, बट ये नहीं कि आप वहाँ गाड़ी लेके जाएंगे और गाड़ी चला देंगे। अच्छा। It's not happen. पहले वो आपकी completely गाड़ी टेस्ट करेंगे for the static, and then we can go for the dynamic events. So it's not that simple. अच्छा, अब मैं ये पूछूं, हमारे पास ताहा है कम्युनिकेशन से, तो ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान में और भी बच्चों ने ट्राई ज़रूर किया होगा। इनफैक्ट एज फार एज वी नो कि ये आप ही लोगों की गाड़ी है जो पूरी एशिया से सेलेक्ट हुई है, नॉट जस्ट पाकिस्तान। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल पाकिस्तानी, जहाँ हम न्यूज़ में इतनी बुराइयाँ दिखा रहे होते हैं, वहाँ दिस इज़ समथिंग वी बेटर प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू टैलेंट ऑफ आवर कंट्री, दिस इज़ द ट्रू इमेज ऑफ आवर कंट्री। ताहा, मुझे बताएं इस हवाले से थोड़ा कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, व्हाट वाज द थिंग? यूजुअली कंपटीशन में 20 to 30 टीम्स आती हैं यूएस में। वहाँ पे वो नॉर्मली टीम्स होती हैं, वो यूएस की ही होती हैं और कनाडा की होती हैं। अच्छा। उसी रीजन की होती हैं, उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे एक्चुअली MIT और कार्नेगी मेलन इस तरह की भी टीम्स आ रही हैं जो दुनिया में बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ की हैं। Okay. तो हमारे लिए कंपटीशन इस लिहाज से बहुत टफ होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी टफ होगा, लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान की पहली बना ली है, एशिया में हम लोग सेलेक्ट हो गए, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। Okay, from the marketing person, was it very difficult to convince people, convince them, convince other people that you guys have something really solid going on here? मैम, जब हम फर्स्ट टाइम गए बैंक अल फलाह, जैसे सर अली ने भी बताया कि ये लोग आए थे, रैंडमली गए थे हम। हाँ, बिल्कुल। सो मैं और ताहा जब गए वहाँ पे, तो हमने इनसे 4 लाख रुपए मांगे थे। Okay.
देन एज मिस्टर अली टोल्ड के इन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वी थॉट कि ये स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अच्छा। देन द हेड ऑफ कम्युनिकेशन सेड 4 लाख तो नहीं करेंगे हम, ज़्यादा ही करेंगे। या तो इन्होंने कहा वी आर टेकिंग द होल प्रोजेक्ट। सो एट दैट टाइम गूस बम्स आ गए थे कि ये हो क्या रहा है। एंड ऑन दैट डे के बैंक अल्फा ने उसी वक्त बोल दिया था कि यू आर द राइजिंग टैलेंट, सो हम आपको उस कैटेगरी में डाल लें, इनोवेशन कैटेगरी में। तो एट दैट टाइम हमें इतना नहीं पता था कि राइजिंग टैलेंट क्या है, बट व्हेन वी वेंट होम तो उस पर सर्च किया, तो जब हमने देखा हमने कहा यार ये अगर हो गया तो भाई तो किस्मत चमक गई है। यस। और फिर अभी तक भी इसका अंदाज़ा नहीं था। फिर जैसे अल्फला आया साथ, जैसी वीडियो बनी वाली पूरी, तो उसके बाद तो माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीथिंग वेंट फ्रॉम स्काई इज द लिमिट गाइस। जब शारिक आया था मीटिंग करके, सो इसने मुझे बताया यार वो इस तरह कह रहे हैं। मैंने कहा यार आर यू रियली श्योर? आर यू श्योर तुमने सुनने में वो गलती तो नहीं कर दी? बिकॉज ये मुझे कहता था कि मीटिंग में साथ चलें और आई हैव अ टेस्ट। तो मैंने कहा यार मैं अभी बिजी हूँ, तो तुम हो इस मीटिंग की, फर्स्ट मीटिंग है, देन देख लेंगे। बट सीरियसली बैंक अल्फा पीपल्स कमाल। इन्होंने अब्दुल अलीम, चूंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, अगर आप कोई लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, एनीथिंग इन द एंड? ऑफ कोर्स मैं बताना चाहूँगा, पीपल प्लीज़ बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत फेवर किया करो यार, हम लोगों के पास कुछ नहीं होता करने को। जब हम लोग जाते हैं तो हर कोई काफ़ी ज़्यादा रूड रहता है। सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट एंड प्लीज़ बी स्वीट रहे, सच्ची बात है। एंड वी कैन सी बैंक अल्फा की तरह अगर करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। यू या बी लाइक बैंक अल्फा। अच्छा जी अली, बिकॉज बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, एनी लास्ट मैसेज यू लाइक टू गिव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? और आई जस्ट लाइक टू से कि जिन मुल्कों में से इनोवेशन ज़्यादा आती है उसमें एक दो चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो ऑब्वियसली देयर आर अदर पीपल सपोर्टिंग, और दूसरा दे टेल दी स्टोरीज, दे टेल अदर पीपल अबाउट इट। हमारा हमसाया मुल्क बहुत दे वेरी गुड एट दिस। हम एज पाकिस्तानीज हमारे अंदर ये मसला है। तो ये एड्स वगैरह बनाने का भी मकसद ये है कि everyone in Pakistan should know about these boys and what they've done. Absolutely, bilkul sahi. So, you know, they should support and there should be other people coming out to do this. Bilkul, and we have to spread the message, and best of luck guys. Thank you so much for doing what all you guys have done, but this is not it. Sky is the limit. आप लोग ने यहाँ तक पहुँचाया, इंशाल्लाह अल्लाह में आपको और आगे लेकर जाए। ये हम सबकी पूरे मुल्क की दुआ है आप लोगों के साथ। इसके आगे हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक हवाई जहाज़ भी बने और आगे हो सकता है रॉकेटें भी बने, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, बिल्कुल इंशाल्लाह कहना चाहिए। थैंक यू सो मच बैंक अल्फा, थैंक यू सो मच अली। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। हमारे बाकी के मेहमान, जो सेकंड सेट ऑफ मेहमान हैं, वो भी आने वाले हैं। हमने अपने इन मेहमानों को तो खुदाफिज कर दिया। आई एम श्योर यू गाइस रियली एंजॉयड इट। फॉर ऑल दोज हु आर स्टडीइंग राइट नाउ, आप लोगों को अगर इस तरह की कोई प्रोजेक्ट पे करना है तो प्लीज़ अप्रोच बैंक अल्फा एंड हिम्मत ना हारें। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अब आप सोच रहे होंगे अब जो हमारे पास सेट ऑफ गेस्ट हैं वो कौन है, लेकिन उससे पहले आज आप लोगों को जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट वन, बहुत मेजर कॉन्ट्रास्ट है। आप लोग बोलेंगे ये किधर की लिंक आ गई है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा इस तरह कॉम्बिनेशन बना के, कॉकटेल्स बना के ज़्यादा दें ताकि यू शुड बी ऑन योर टोज एट ऑल टाइम्स। आज हमारे पास जो अभी टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है दूसरी शादी, और दूसरी शादी भी ख़ास तौर पर वो दूसरी शादियाँ, हम अगेंस्ट नहीं हैं और हम फेवर में भी नहीं बात करें, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी जन्नत या कितनी जहन्नम बन सकती है यहाँ पे मरने से पहले। लेकिन उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं ठीक है, आई एम बाइस्ड और आई कैन बी बाइस्ड, आई एम अ गर्ल, आई कैन बी बाइस्ड, बट साथ ही ये आज बात करना है हमें कि जो दूसरी शादी होती है उसको छुपाने की जो ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि आजकल आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे पता चलता है बीवी को पता ही नहीं है कि मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है। अब क्योंकि अब मैं ये उल्टा तो नहीं कर सकती कि बीवियाँ तो कर नहीं सकती, लेकिन आदमियों के हवाले से ये बात नज़र आया है, दूसरी शादी करके बच्चे हो जाते हैं, तब जाके पहली बीवी को पता चलता है कि ऐसी भी बात है। हाउ डू दे डू दिस, आई डोंट नो। मेरा जहन समझ में नहीं आता कि क्या वो समझते हैं कि ता क़यामत उस चीज़ को छुपा के रखेंगे। बी, उनको क्या लगता है जब बाद में पता चलेगा तो बीवी का क्या रिएक्शन होगा, तो इस तरह, और प्लस सी, बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी, तीसरी, चौथी शादी पे इस्लाम फ़ौरन याद आ जाता है, लेकिन जब आप धोखा देते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप दगा करते हैं, उस वक्त आपको नहीं आता है याद।
इस पर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप लोग का अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया इस लिहाज से तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमारे दिन की अभी इस हवाले से जो हमारी जो पहली गेस्ट है मुलाकात करवाती हैं, एक्ट्रेस हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं, हमारी बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। लेट्स वेलकम तहरीम ज़ुबैरिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ, आप बताएं। मैं भी बस थोड़ी सी कम प्यारी हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आप बोले मैं बहुत ज़्यादा प्यारी। आप तो बहुत ही हसीन। आई लव यू। अभी हमारी म्यूचुअल फैन क्लब हम शुरू हो जाते हैं एक दूसरे की तारीफ करने के, हम ब्रेक पे जाके करते हैं। हाँ, ब्रेक पे। साथ ही हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव निर्मल नियाजी। अस्सलाम वालेकुम निर्मल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। निर्मल, बहुत सारी बातें आपसे करनी है और ये जो दिमागी तवाज़ुन ऊपर नीचे हो जाता है ना, उस हवाले से ज़रूर पूछूंगी कि इसमें इसके पीछे साइंस क्या है। हमेशा से हमने ये सुना है कि और सब बोलते हैं ये कि आदमी जो है वो हर आदमी की ख्वाहिश होती है दूसरी शादी करने की। जिसकी 2 चुकी थी वो तीसरी की ख्वाहिश करता है, तो चौथी तक के लिए सोच रखता है। जन्नत में पहुंचे ही ना, हुरों की ज़रूरत ही ना पड़े, यही दुनिया में हुर। लेकिन एक बात नोट की वैसे तेरी, अब जब लड़की शादी करके बीवी बन जाती है तो फ़ौरन वो हुर की कैटेगरी से गायब हो जाती है। सब केसेस में नहीं होता, sure ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली होता है। हाँ, इसलिए कि जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं और डे टू डे आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, नहीं आई थिंक चार्म थोड़ा सा कम हो जाता है या प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आपकी अटेंशन ज़्यादा चली जाती है, तो वो फैंटेसी थोड़ी सी कम हो जाती है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग उसको कोई ये नहीं सोचता कि लड़कियों के लिए भी कम हो जाती होगी। तो होती है, वो तो डेफिनेटली होती है, लेकिन वो बेचारी सब्र शुक्र करके खामोश हो जाके बैठ जाती है। जरूरी नहीं है, बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं वो कह देती हैं कि भाई अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब मैं बोर हो गई हूँ, चीज़ें पहले आप डिफरेंट थे, अब आप डिफरेंट है। इट्स फ्रॉम बोथ एंड, इट्स फ्रॉम बोथ एंड, इट्स फ्रॉम बोथ एंड्स। लेकिन लड़कियां इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेती इतनी जल्दी। असल में वॉइस नहीं कर पाती तो होता है ना, मतलब उनको आवाज़ निकालने की इजाज़त चूंकि नहीं होती मेजॉरिटी केसेस में, दैट्स व्हाई मतलब फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस आर द सेम। इंसान। अच्छा, लेकिन एक चीज़ तो है, वी नो फॉर अ फैक्ट कि आदमी अलग तरीके से सोचता है, औरत अलग तरीके से सोचती है। तो इस हवाले से आप ज़रूर बताइएगा हाउ आर वी डिफरेंट। और जब हम अगर ख़ास तौर पे सेकंड मैरिज की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो विल कम डायरेक्टली टू द पॉइंट कि सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखना, एक ख्वाहिश आना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या किन वजूहात की वजह से आ सकती है, उस हवाले से भी आप ज़रूर थोड़ा सा बताइएगा निर्मल। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ज़िंदगी कितनी आसान या कितनी मुश्किल हो जाती है वो हम ज़रूर बताएंगे। बहुत सारे जो समझदार मर्द हैं वो बोलते हैं यार ज़िंदगी में एक दफ़ा गलती कर ली, बार बार करके कि अब क्या करना है, जूते ही पड़ेंगे और क्या फ़ायदा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। आई वॉन्ट टू टेक कॉल्स और आप लोगों की जो ओपिनियन है वो ज़रूर जानना है, तो गिव अस अ कॉल, हमसे बात करें। वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मौजूद है तहरीम और हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट निर्मल। निर्मल, ज़रा हमें समझाएं आप कि अगर आदमी और औरतों के हवाले से बात करते हैं, तो जब लाइफ पार्टनर्स के हवाले से बात करते हैं, हाउ डू दे थिंक डिफरेंटली? मेल्स के अंदर अल्फ़ा मेल का जो कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि टेरिटरी मार्किंग, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, तो हर मेल स्पीशीज़ को आप पिक कर लो, वहाँ पे अल्फ़ा मेल का जो कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे उसको अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती है, तो वो अपने स्पाउस से रिलेट करता है, अपनी फैमिली से रिलेट करता है। दैट्स व्हाई दे आर रिलेटिवली मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर। एट द सेम टाइम दे बिलीव इन कि अच्छा अगर कोई भी मेरी टेरिटरी में एंटर हो गया, दे बिलोंग टू मी नाउ। Okay. So that's why it's much easier for them to accumulate other people in their family structure as well. Compared to women who are competitive and possessive, that is evolution based. Okay. Not in the sense कि आप insecure हो रहे हो या petty हो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, वो चीज़ें at times exaggerate कर जाती हैं, but by nature, जीन्स के तौर पे आपके अंदर एक फितरत रखी हुई है, नेचर तौर पे रखा हुआ है कि आपके अंदर एक possessiveness आती है. Again, that is needed for you to protect your family. And love them unconditionally. Unconditionally, exactly. Females are relatively more emotional, not because they are weak, but because that's their strength.
इंसाइट डेवलप कर सकती हैं, इंस्टिंक्ट्स उनके जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके पीपल स्किल्ड एट टाइम्स बेटर होते हैं, बिकॉज उन्होंने छोटे से बच्चे को रिलेट करना होता है, उसके रोने से पहले समझना होता है कि वो रोने वाला है ताकि उसकी नीड्स पूरी कर सके। सो हर किसी के अपने डिफरेंट नेचर होते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं और साबिर भी बहुत प्रिसाइसली। सो मेल को हमेशा से एवोल्यूशन बेस पे इस तरह से देखा गया एंड फीमेल्स को, एंड देन चीज़ें चेंज हुई, मतलब सोसाइटी में जब अर्बन सोशलाइजेशन का प्रोसेस आया तो यही चीज़ें फिर मॉडिफाई हो गई। तो हम लोग फिर कहते थे कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रही है, या ये तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, जेलस हो रही है। या इट्स नॉट दैट, अ मेल वुड बी द सेम वे एज वेल। अगर वो अपनी फीमेल पार्टनर को कहीं भी इंटरेक्ट करते ऐसी जगह देखेगा जहाँ पे उसको थ्रेट फील होगा, इनसिक्योर फील होगा, एग्जैक्टली, तो वो फील करेगा। और उसके अंदर वो गुस्से की शक्ल में नजर आता है। तो वो चीज़ बिल्कुल अनयूजुअल सी चीज़ नहीं है कि इस चीज़ में फीमेल्स ही जेलस हो सकती हैं, वही पोजेसिव होती हैं। मेल्स इन देयर ओन वे आर एक्सट्रीमली पोजेसिव एंड इनसिक्योर एट द सेम टाइम बिकॉज दे हैव टू बी। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम दूसरी शादी के हवाले से बात करते हैं, सो दूसरी शादी जो है वो दिमागी तौर पे किस तरीके से होती है, हाउ डज इट गो, उसकी मैकेनिक्स क्या होते हैं? पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है, हंसो नहीं, सच्ची बात है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे समझना है, बताएं। पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है या मल्टीपल मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम मेल्स आइडिया, वो अगेन आई विल गो बैक टू द एवोल्यूशनरी आइडिया बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो रैंडमली पिकअप हुआ ना, ईयर्स एंड सेंचुरीज से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता आ रहा है। इस्लाम से पहले बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स थे जो इसको अप्रिशिएट करते थे, बट इस्लाम ने उसको कंसाइज कर दिया, उसने स्टैब्लिश कर दिया, उसने बहुत क्लियरली बोल दिया करो अगर जस्टिस रख सकते हो, ठीक है, चूंकि तुम्हें खौफ है कि तुम जस्टिस नहीं रख सकते हो तो मत करो। बहुत वाजे तौर पे, मतलब आप अगर वर्सेस उठा के पढ़ते हैं तो बहुत मतलब ढकी छुपी बात नहीं है उसमें। सो उसमें फिर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता कि जी यू नो मैंने कर ली और मैंने सोचा नहीं और अब मैं मुश्किल में हूँ, अब मैं क्या करूँ। You should have thought about it before. Exactly. That is why बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लाम है, there are Egypt, there are Jordan, there are different countries जिनके लॉ में, कॉन्स्टिट्यूट में, फैमिली कोर्ट्स में आपको एविडेंस पेश करना पड़ता है कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी दूसरी वाइफ के लिए। अच्छा। अगर वो एग्री कर जाते हैं, उन्होंने अपने लीगल सिस्टम ऐसा कर लिया ना, उन्होंने अपने सोशल सिस्टम में ये रूल्स ले आए। तो अभी बेसिकली हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारे पास अभी थोड़ी देर में एक गेस्ट भी आने वाली है, शी इज़ एन एडवोकेट, उनसे भी बात करेंगे। यानी कि एज पर व्हाट आई नो इज कि पाकिस्तानी लॉ के अंदर एक बात तो है कि पहली बीवी से इजाज़त लेनी है, लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया कि दूसरी शादी के लिए जस्टिफाई करना है कि विल यू बी एबल टू डू जस्टिस, मैं प्रोवाइड कर सकूंगा कि नहीं, बिकॉज सेकंड मैरिज या थर्ड या फोर्थ मैरिज इस्लाम में इसलिए नहीं है कि यू वांटेड टू बिकॉज इट्स फन, बट बिकॉज यू वांट टू टेक केयर ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हिच मेक्स सेंस। अगर कोई ऑर्फन है, अगर कोई डाइवोर्स्ड है, विडोड है, सो मेनी रीजंस, आप रिस्पेक्ट में किसी को कर रहे हो, गो अहेड, प्रोवाइड अगर कर सकते हो इक्वली, बट इफ यू कांट एंड यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर फन, नहीं कर सकते, तो वो बहुत इररिस्पांसिबल। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो अलग बात है, बट अमूमन लोग नहीं करते। जस्टिफाई कर सकें तो एक ही काफी होती है टेक्निकली स्पीकिंग, एग्जैक्टली। और खुश रख लें उसको, और खुश, डबल खुश रख लें। और अल्लाह ने कहा दो बीवियों को खुश रख रहा हूं। तेरी में मुझे बताएं, हैव यू कम अक्रॉस पीपल जिनकी दो शादियां हुई हैं? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे दो शादियां एट द सेम टाइम, लाइक ऐसा नहीं कि पहली को छोड़ के दूसरी हो, टू वाइफ्स एट अ टाइम। हाँ, मैं इस तरह के लोगों को जानती हूँ। कैसे होते हैं? खुश होते हैं? खुश भी होते हैं। अच्छा, हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें। पहली बात तो ये कि हम जिस माशरे में रहते हैं या हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम उन सारी चीज़ों के साथ मिला के अपनी ज़िंदगी को बैलेंस अपने हिसाब से आप चीज़ें पिक करते हैं। सारी तो नहीं पिक करते आप, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आप पिक जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, जो हमें सूट करता है, हम वो पिक कर लेते हैं। सो हमारे यहाँ ये अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है, मियाँ बीवी प्रॉपर्टी अब बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। अच्छा, आई एम सॉरी तहरीम, आप माइंड नहीं करेंगे, मैं कॉल ले लूँ ना, वो ड्रॉप हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता बात कर रही हैं। शाइस्ता, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। जी, क्या बोलेंगी शाइस्ता? आप कैसी हैं? आप बहुत प्यारी हैं। ओह, थैंक यू। शाइस्ता, आप कितने साल की हैं? जी, मैं 18 ईयर। आप बहुत छोटी लग रही हैं वैसे मुझे। अच्छा। हाँ, आपकी आवाज़ तो मुझे बहुत छोटी लग रही है। मैं आवाज़ से छोटी लगती हूँ, बड़ी। सही है, ठीक है, मैं छोटी हूँ पर काम करूँगी बड़ी बड़ी। मुझे बताएं आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी? जी, आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं। कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है बताएं?
जी एना, उनके मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? शायद कुछ कहेंगी आप? मेहमान अच्छे हैं हमारे, आपको हमारा शो अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं शाइस्ता। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। आप फिर वापस से कॉल करिएगा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे भी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, तहरीम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगी। सो जल्दी से चलते हैं, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा। आप मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। हमारे साथ हमारी एक और बहुत ज़बरदस्त मेहमान हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, मुलाकात करवाते हैं। चूँकि अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले रिगार्डिंग लॉ, तो जी हाँ, इनका ताल्लुक भी लॉ की ही फील्ड से है। शी इज़ एन एडवोकेट। लेट्स वेलकम सरवत शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सरवत? अच्छा सरवत, पहले तो मुझे बताएं, आज पर पाकिस्तानी लॉ सेकेंड मैरिजेस की इजाज़त है? लेकिन सेकंड मैरिजेस की इजाज़त है बेसिकली, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं पॉलीगमी और बिगमी में जो फ़र्क होता है। बिगमी बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ और ज़्यादातर जगहों पे इट्स इलीगल, कि दूसरी शादी जो डिसेप्टिव शादी होती है वो इलीगल होती है, छुपाई हुई होती है। छुपाई भी होती है। अगर आपकी एक लीगल मैरिज हुई है और आप गोइंग थ्रू अनदर सेरेमनी, दैट इज इलीगल एवरीवेयर। लेकिन पॉलीगमी इज कभी कंसेंट से भी होता है कि आपने सेपरेशन ली हुई है, यू आर नॉट डिवोर्सिंग द अदर वाइफ, और आपका वो कॉन्ट्रैक्ट है मेंटेन होगा और सेकंड वाइफ आपने शादी कर ली। अच्छा, बस समझ में मुझे जो आ रहा है वो आप एक ये कह रही हैं कि अगर एक बीवी है, बीवी की इजाज़त लेकर दूसरी शादी करना इजाज़त सही है, बिल्कुल ठीक है। एक पहली बीवी है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि इट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, ये टेक्निकल डिफरेंस है इसमें, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें तो पॉलीगमी बिगमी दोनों ही इट्स नॉट अलाउड, एंड उसमें फिर सज़ा होती है, सज़ा होती है जी, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। हमारे तरफ क्यों नहीं आया नहीं, तो क्रिश्चियनिटी में इट्स नॉट अलाउड ना, बट इस्लाम में इट इज अलाउड, सो दैट्स व्हाई वी कांट मेक इट इलीगल। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह पे देखें, क्रिश्चियनिटी में भी मॉर्मन्स में अलाउ है, और काफ़ी सारे मॉर्मन्स हैं जो पर्टिकुलर सेक्ट में जी 4 शादियाँ जिन्होंने, यानी बाय इट इज़ अ कंपल्शन ऑन देम टू मैरी मोर देन वंस। तो इस तरह की चीज़ें और भी कल्चर्स में और भी कंट्रीज़ में और रिलीजन्स में है, लेकिन क्योंकि इस्लामिक रिलीजन की बेसिक जो टेनेट्स हैं उसकी वजह से ये एक अलाउ है ऑन कंडीशंस। अब इसमें भी हमारे यहाँ जो लीगल एक डिबेट है वो ये है कि जो पाकिस्तानी लॉ है दैट रिक्वायर्स कि हस्बैंड अगर दूसरी शादी करेगा तो ही नीड्स द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ एंड द आर्बिट्ररी काउंसिल। ठीक है, और उसकी परमिशन के बगैर जो शादी होगी वो भी वॉइड। बस जो इशू है वो यही है कि वॉइड और वॉइडेबल का पता नहीं है कि अगर कर ली तो वो शादी वॉइड होगी। अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात ये भी आती है बिल्कुल कि हमारे यहाँ तो अगर सिर्फ निकाह भी पढ़ लिया जाए तो शादी हो जाती है, और निकाह नामा चाहे वो रजिस्टर करे या ना करे, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, एक्सेप्ट कि वो पेपर वर्क नहीं होगा। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो निकाह हो गया जी, सिविल मैरिज नहीं हुई लेकिन रिलीजियसली ऑफ कोर्स आपकी मैरिज हो गई, तो ऐसा भी है। बिल्कुल, वो ऑफ कोर्स आइडेंटिफाइड होती है, क्योंकि जब आपने वैसे यू नो पेपर वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ निकाह, ऑफ कोर्स निकाह हो गया और लोगों के सामने हो गया, विटनेसेस मौजूद हैं, तो फिर वो निकाह हो गया। अब इसमें जो दूसरा इशू जो है दुनियावी लिहाज से वो अलग बात है कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी काम के लिए, बिल्कुल, और इवन डिवोर्स के लिए भी आपको बाद में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और लेकिन इसमें जो दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो इसको डिबेट करते हैं और कहते हैं कि पहली वाइफ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हेन द हस्बैंड रीमैरीज तो ये उसका राइट है एंड ही कैन रीमैरी विदाउट टेलिंग हर। आई एग्री विद दैट एज वेल, थिंकिंग कि चलो ठीक है ना, आपको कंसेंट की ज़रूरत ना हो, लेकिन उसकी नॉलेज में तो पता होना चाहिए ना, वरना तो वो धोखे के जुमरे में आ जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक इसीलिए ये इस पे मैं सरवत आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चूंकि भी हम ब्रेक खेल लें तो एक दफ़ा फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि 10:30 के ब्रेक भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड। बात सारी की सारी ये कि क्या छुपा के शादी करना सही है, और क्या उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जब बीवी को या बच्चों को पहली बीवी के पता चले, प्रोवाइडेड यहाँ अजम्पशन है कि दूसरी बीवी को पता है कि पहली बीवी ऑलरेडी है। उसमें भी एक और अनदर ऑप्शन हो सकता है कि अगर दूसरी को पता ही नहीं किसी पहली बीवी से शादी हुई हुई है इसकी, बहुत तरफ धोखे, बहुत तरफ बिट्रेयल्स एंड झूठ और इस तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर इसमें क्या कुछ होता है आपको पता है, हम मूवियाँ तो देखते हैं, मूवीज़ के ज़रिए हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या कुछ होता है। सच्ची बात है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद है तहरीम, हमारे साथ मौजूद है निर्मल एंड सरवत। बात कर रहे हैं हम दूसरी शादी के हवाले से। अब सरवत मुझे बता दें आप ज़रा, जो दूसरी शादी होती है जिसमें छुपाया जाता है, आपके पास कोई केसेस आते हैं ऐसे जिसमें बाद में पहली बीवी को पता चल गया या दूसरी बीवी को पता चल गया कि पहली बीवी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, डेफिनेटली तो बहुत ज़्यादा होता है कि छुपा के शादी की जाती है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ लीगली ये रिक्वायरमेंट है कि वाइफ पहली इजाज़त दे तो 99% ऑफ द वाइफ्स तो इजाज़त नहीं देंगी, बिकॉज वेमेन आर पोजेसिव और कोई क्यों बगैर रीज़न के इजाज़त देगा। तो इजाज़त आमतौर पे नहीं मिलती और नोबडी सीक्स परमिशन ऑल्सो, और आर्बिट्री काउंसिल से भी नहीं पूछते। आमतौर पे जिस तरह के रीजंस होते हैं, कुछ सेक्सुअल रीजंस होते हैं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, तो वो जब शादी कर लेते हैं उसके बाद वो चीज़ निकल के आती है। अब देखिए, वैसे तो बिगेमी इटसेल्फ इज़ अ क्राइम और वो सारी चीज़ें, लेकिन डिसेप्शन, फ्रॉड, इसमें फिर बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, जो हमारा फैमिली ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने बगैर परमिशन के, आर्बिट्री काउंसिल और वाइफ की परमिशन के बगैर शादी की हुई है, तो फिर द वाइफ हैज़ द राइट कि वो फ़ौरन आपसे तलाक ले सकती है और अपना मेहर डिमांड कर सकती है। ओके, डन। निर्मल मुझे बताएं, अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। अगर किसी औरत के साथ ये धोखा हो जाए, उसको पता ही ना कि मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, इट कैन बी एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक। आई हैव हैड केसेस जहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर दे गॉट टू नो कि एक पूरी फैमिली है, उनके अपने बच्चे हैं, पहली वाइफ के साथ बच्चे हैं, और बच्चों को सबसे बड़ा शौक ये मिला कि अच्छा बाबा तो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और उनके पास उनके बच्चे भी थे। अच्छा, देन आई हैव हैड केसेस जहाँ पे सेकंड वाइफ केम इन and she was like, I didn't know. And for her that was a big deal because she had married to a person who was already married and she got to know after years when she had already had 2 children. और उसके लिए शौक इसलिए था क्योंकि पहली जो वाइफ थी उसका फैमिली की तरफ से अप्रूवल था, और सेकंड जो वाइफ थी उसका फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं था, तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड हो गई वो। हालांकि उसने कहा कि मैं तो समझी थी कि आई एम द ओनली वाइफ। सो इसके अंदर जो इमोशनल एस्पेक्ट है बहुत ट्रॉमेटिक होता है। Do people ever get over it? अगर हम डिवोर्स को हटा दें एक साइड पे, क्या लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का प्रोसेस आ जाता है बिकॉज ऑफ द किड्स। ट्रस्ट का प्रोसेस नहीं आ सकता। आपका एक दफ़ा किसी के ऊपर से एतबार उठ जाए तो फिर वो वापस आना बहुत पेनफुल होता है, और शादी इन इटसेल्फ तब तक सहनी सुकून का बायस बनती है जब आपको एक दूसरे के ऊपर एतबार हो। ठीक है। जब ट्रस्ट का फैक्टर शादी से ख़त्म हो जाता है देन चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल बन जाती हैं। बट येस, आई हैव काउंसल couples, I have counseled families when something like that happened. I gave them options कि भाई देखो, either you stay or you leave. Those are literally the 2 options. आपने अपनी ज़िंदगी को भी लेकर चलना है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि जी दरमियान में रह के फिर आप रो रहे हो, लड़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी को भी तो जियो ना। So वहाँ पे काउंसलिंग करके हम उनको ये कम्युनिकेट करते हैं that you have a lot more to look forward to. इन्हीं चीज़ों को अकोमोडेट करके देन यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, अभी वक्त अगेन हुआ एक ब्रेक का, तो सॉरी तेरी, मैं और तुम एक काम करते चले जाते हैं, यहाँ टाइम ही नहीं है हमारे पास बात करने का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो मैसेजेस नहीं लूँगी। इनफैक्ट मैं तहरीम से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर मैं इनसे पूछूँ इन्होंने अपने मियाँ साहब को दूसरी शादी की इजाज़त दी है कि नहीं, और अगर गॉड फॉरबिड कभी अगर इस तरह इनके सामने हो तो, या इनके सामने ऐसे कोई वाक़यात आए हों, तो व्हाट हैज़ शी सीन एंड व्हाट वुड शी रिकमेंड। ये एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, तो जाते हैं और वापस आते हैं। आप कहीं ना जाइए, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जी हाँ तहरीम, अब आप बोलें। ब्रेक तो नहीं लेंगे? अच्छा, हम जब बात कर रहे थे पहले वो यही थी कि हमारे यहाँ एक तो प्रॉपर्टी का बहुत इशू हो जाता है। लगते हैं कि अगर बीवी है तो मेरी प्रॉपर्टी है, यू नो, जिस तरह से रोक टोक हो रही होती है, और फिर औरतें अपनी वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस तरह से निकाल रही होती हैं कि वो जिस हद तक कर सकती हैं जिसमें उनको माशरा सपोर्ट करता है, वो उस तरह का प्रेशर मियाँ पे डालती हैं। ठीक है। सो मेरे ख्याल से अगर बीवियाँ ये सोच लें, अगर आप ये सोचें फॉर इंस्टेंस के शौहरों को इजाज़त है शादी करने की दूसरी, या बीवी इजाज़त दे रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई छुपा के शादी करेगा। So, अगर छुपा के शादी की जाए वो प्रेशर होता है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वो बीवी की तरफ से ही हो, वो माँ की तरफ से भी हो सकता है, वो फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बताते दूसरी शादी का कि जी फैमिली से कहीं उनको बिल्कुल अलग ना कर दिया जाए। लेकिन देनी यार एक सवाल भी तो बनता है ना, दैट आई अंडरस्टैंड विद, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये उस खौफ की वजह से छुपा देते हैं कि बीवी क्या कहेगी, इजाज़त तो नहीं देगी, या अगर घर वाले लेके चली गई तो
हाँ ये छोड़ देगी मुझे। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक औरत जो है उस वो भी एक इंसान है, उसका भी अपना हक है whether she chooses to stay with a person like that or not, whether she is okay with sharing or not। तो आप दोनों, मैं वही तो कह रही हूँ कि प्रॉपर्टी हो जाती ना, आप बता दें अगर किसी ने आपके साथ रहना होगा तो वो उसके साथ भी रहे, वो रहेगा, और अगर किसी ने नहीं रहना होगा लेकिन तो हक तो है ना औरत का। आप औरत को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप उनको इजाजत दे दे, भले दे दे इजाजत, पर उनकी भी तो उनका हक वो क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, सो वो उनको भी पता होना चाहिए। हैव यू सीन एनी मैरिज लाइक दैट जहाँ 2 शादियाँ हुई हैं? हाँ, मैंने इस तरह के बहुत सारे कपल्स देखे हैं। कैसे खुश होते हैं, सुकून में होते हैं आदमी? हाँ, अगर औरत की ज़्यादा ना सुने तो सुकून में ही होते हैं। और ज़्यादा ना सुने, हाँ, अगर मतलब घर में ज़्यादा इंटरफेयर ना कर रहे हों या घर वालों की ज़्यादा बातें ना सुन रहे हों तो मेरे ख्याल से सुकून में रहते हैं। और अगर आपका कहीं एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो या एक तरफ आपकी मोहब्बत ज़्यादा हो तो फिर आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। ज़ाहिर है कोई ये तो नहीं कहता कि जी मैं खुश नहीं हूँ, लोग तो प्रिटेंड, और अगर किसी ने दूसरी 2 शादियाँ कर ली हों तो लोग अपने आप को ज़रा 30 मार खानी महसूस करवाते हैं ना कि यार मैंने 2 शादियाँ की हुई हैं। आई थिंक शुरू में हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि जो मेरे सामने लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनके साथ तो ये ज़रूर है कि वो इतनी ज़्यादा आजिज़ आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ कि उनके पास कंटिन्यूस हो रहा होता है दोनों तरफ से, किसी को खुश नहीं रख सकते कभी भी। और बच्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती हैं, डिमांड्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो उसको बैलेंस करने के चक्कर में वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। हमारे कल्चर में अगर आप पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स लेते हो तो इंटीरियर की साइड पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब वहाँ पे और वहाँ के मर्द जो हैं वो फिर बड़े मतलब वो उसके तो लेके भी चल रहे होते हैं उस चीज़ को। अगर एक को इंटीरियर कहीं रखा हुआ है तो किसी को सिटी साइड पे रखा हुआ है, एंड देन उसके बाद ये तो बहुत गिवन चीज़ होती है कि हाँ दे विल बी मोर देन वन, बिल्कुल। एंड वहाँ पे फिर उनकी हैंडलिंग का अंदाज बिल्कुल फ़र्क हो जाता है बिकॉज वो जिस बैकग्राउंड से आ रही होती हैं उनका अंदाज फ़र्क हो जाता है। तो इट मैटर्स एट द कल्चर लेवल एज वेल ना। अर्बनाइज वुमेन के साथ ये करके लेके चलना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अर्बनाइज फैमिली डायनामिक्स को मेंटेन करना वुड बी डिफिकल्ट। जैसे कि हम आप हो गए, हम सिटी लोग हैं, डेवलपमेंट वहाँ हुई भी है। अगर आप ट्रेडिशन की बात करते हो, लोकल एरियाज की बात करते हो, विलेजेस की बात करते हो तो वहाँ की डेवलपमेंट अलग होती है ना, तो वहाँ पे तो कांस्टेंट उस तरीके की सोच भी रखती है। देखिए उन मेल्स की 2 मदर्स भी होती हैं, हाँ, बिल्कुल, वो देखकर बड़े भी करते हैं उनको। फीमेल्स के घरों में भी इसी तरह होता है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब वो अपनी सुतैली माँ को बहुत इज्जत के साथ भी ट्रीट करते हैं। और उसी अगर एग्जैक्टली अगर अपनी वालदा डेथ कर फौत हो जाए तो दूसरी वालदा को वो प्रॉपर फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपने अगर बचपन से ये चीज़ देखी है तो आपके लिए वो नॉर्मलाइज हो जाती है। Absolutely. जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए वो नॉर्मलाइज नहीं होती। आपकी जो मुझे आज बात जो समझ में आ रही है वो यही, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात है, यू निप्ड इट इन द बड कि जिस बैकग्राउंड से वो लेकर आ रहे थे फिर वो उस हाल में उस तरीके से रहती भी हैं। उनके जहन में वो आइडिया नहीं होता जैसे हमारा होता है कि जी मियां कंपेनियन, द बेस्ट फ्रेंड, द गेट अलोंग विद एवरीथिंग। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ द सॉर्ट। तेरीम फिर हंस रही है, तेरीम क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, कोई लास्ट मैसेज देना मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी से इजाज़त के लिए कह रहा होता है या उसको बता रहा होता है, सो आई थिंक ये अपनी बीवी की रिस्पेक्ट भी होती है कि वो उससे कुछ छुपाना नहीं चाह रहा। फिर ये आपका डिसीजन है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस पर इस तरह से रिएक्ट ना करें। आप बैठें, उसको तरीके से बात करें और फिर उसको सॉर्ट आउट करें। उसका सिर्फ ये हल नहीं होता कि अच्छा मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, यू हैव टू सिट डाउन, उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आपके एंड से कोई कमी है तो उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। सो हमेशा ऐसे नहीं होता कि अगर मर्द दूसरी शादी कर रहा है तो सिर्फ उसी का कसूर होगा या उसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने कहीं कोई ऐसी जगह छोड़ दी हो, स्पेस छोड़ी हो जो वो पुर करना चाह रहा हो, जो उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ होना चाहिए। सो आप उसको देखें, म्यूचुअली उसको बैठे, सिट डाउन और उसको बात करें। बात जैसे पते की है तेरीम ने बहुत ज़्यादा। निर्मल, व्हाट वुड योर मैसेज बी? इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगी कि इट्स नॉट, मतलब फॉर मी सेकंड मैरिजेस हैज़ नेवर टू डू विद कि पहली मैरिज में क्या कमियाँ रह गई। दैट वे यू विल नेवर बी एबल टू बैलेंस, जो कि इस्लाम में मकसद है कि आप फेयरनेस के साथ, जस्टिस के साथ और बैलेंस लेके चले। अगर आप पहली में कमियाँ निकालने की वजह से कर रहे हो तो वो बैलेंस नहीं आ सकेगा, बिकॉज नेचुरली सेकेंड विल बी ओवर द फर्स्ट वन। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इंसानियत के तौर पर, एतबार के तौर पे आप किसी को इतना डिग्रेड नहीं करें कि आपने उसको इतनी वैल्यू ही नहीं दी कि इसके साथ डिस्कशन तो छोड़ दो, आप फैसला दे दो, लेकिन बताओ इज्जत दे के तमीज़ के साथ बताओ, एंड फिर फैसला इज द लीस्ट यू कैन डू, एंड देन फिर फैसला उस औरत के हाथ में कि वो रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती, रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती। ठीक है।
एंड परफेक्ट, वेरी गुड। जी सरवत, व्हाट वुड योर मैसेज बी? मैं भी ये कहूँगी कि आई वुडंट जज एनीवन जो दूसरी शादी करते हैं, उनके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनकी क्या नीड्स होती हैं, क्या रीजंस होते हैं, दे नो बेटर। तो हमें उनको जज नहीं करना चाहिए कि अगर उन्होंने कर ली तो वो गलत हैं या बुरे हैं। हाँ, डिसेप्शन इज़ रॉन्ग। अच्छा, मैं अपनी एक बात बताऊँ, जैसे मैं आई अलाउड माई हस्बैंड, शादी से पहले मैंने उनको कह दिया था कि अगर आपको दूसरी शादी करनी होगी, बिकॉज कोई प्लान करके तो नहीं करता दूसरी शादी, तो करनी हो तो मैं you ask me and I will give you the permission. अब मैं क्या करूँगी उसके बाद, it depends on where our relationship stands. But the thing is कि affair चलाना, छुपके deceive करना, उससे अच्छा है कि अगर हो गया कभी कि if you fall in love with somebody और भाई घर आपका नहीं आपको settle लग रहा और you don't have enough children, जो भी लोगों के reasons होते हैं, तो you just tell me और आप शादी कर लीजिएगा. Don't go into other things. जवाब क्या है ये बताएं? He said पागल हो गई हो क्या? उस वक्त यही होता है, उस वक्त हर आदमी यही बोलता है ऐसे, लेकिन नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के पूरे जो हमारा टॉपिक था इस हवाले से, उस पर मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि एज आवर गेस्ट पुट इट राइट, वी शुड नॉट जज। हम बिल्कुल दूसरी शादी को मना भी नहीं कर रहे हैं, हम हाँ भी नहीं कह रहे हैं। हर इंडिविजुअल का या हर घर का अपना एक अलग नीड होगा, डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, सिचुएशन होगा, सर्कमस्टांस होगा, विच इज़ ऑल राइट, ओके, हर कोई अपना करे। बात ज़्यादातर फोकस करने की यही है कि आप झूठ ना बोलें, आप धोखा ना दें, और आप अपने जो आपकी फर्स्ट वाइफ है या जो अगर आप सेकंड वाइफ कर रहे हैं तो उस लड़की को भी बताएं कि मेरी घर में एक है खातून, मेरी जिम्मेदारियां हैं। अब बाकी आपके जो बेटर हाफ्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे एक्सेप्ट यू एज विद द पैकेज और नॉट। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करते तो उनका हक है। तो आई थिंक हम कोई भी एक दूसरे के ऊपर चीज़ें थोप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम यहीं रहो, मेरे पास ही रहो। अगर एक इंसान को जाना है तो आज नहीं तो कल वो फिर जाएगा। तो फिर आई थिंक कहते ना, इफ़ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ़ इट कम्स बैक इट इज़ योर्स, इफ़ इट डज़ नॉट इट नेवर वाज। तो यही है आई थिंक प्यार एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भरोसा ही प्यार है, इज़्ज़त ही प्यार है। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दे दें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है और इस पर हम मज़ीद आने वाले दिनों पे भी शो करेंगे। अब वक्त हो गया है इजाज़त लेने का, तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।